कि कानून ज़मीनी स्तर पर कैसे काम करता है। उसी मुद्दे पर आज हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अरुंधति काटजू जी जुड़े हुए हैं। अरुंधति जी सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और अन्य एपलेट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं और उनका अनुभव अमंग मेनी थिंग्स व्हाइट कॉलर डिफेंस, क्रिमिनल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और LGBTQ प्लस राइट्स की केसेस में है। उनका काम इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज हुआ है और 2019 में टाइम मैगजीन ने उन्हें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द ईयर में शामिल किया एंड 2024 में शी रिसीव द यंग अचीवर्स अवार्ड। उनका काफी अनुभव एक डिफेंस लॉयर के तौर पर हुआ है और इसी दृष्टिकोण से आज वो हमारे साथ अपना लिटिगेशन जर्नी शेयर करेंगे ताकि सोशल जस्टिस लॉयर्स को एक डिफेंस लॉयर की पर्सपेक्टिव और समझ आए और उनका काम और भी मजबूत हो सके। आपका क्वेश्चंस इस सेशन की एंड पे एक क्वेश्चन आंसर राउंड होगा और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उस टाइम के लिए अपना क्वेश्चंस रिजर्व करिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अरुंधति जी एंड नाउ यू मे बिगिन। हेलो। तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो अपनी कैमरा ऑन कर सके ताकि मैं भी सबको देख सकूं, मुझे भी एक आइडिया हो कि इसमें रिस्पांस कैसा आ रहा है, वरना ये भी लगता है कि आप सिर्फ एक खाली स्क्रीन से बात कर रहे हैं या खुद से बात कर रहे हैं। तो जो अपनी कैमरा चला सकें, whoever is comfortable, तो मेरी रिक्वेस्ट है। हाय तान्या, सोनू जी, नुपुर जी, नमस्ते। मैं आपकी इंटर्न रह चुकी हूँ, तो आज में बड़ा अच्छा लगा कि आपने बुलाया, थैंक यू। सायरा, अच्छा। आज मेरे साथ मेरी कॉलीग शेवी भी हैं। अच्छा, तो मैं ये सबसे पहले ये पूछना चाह रही थी कि जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, कहाँ के हैं, आपकी वकालत माने आप किस तरह के मैटर करते हैं और कहाँ से हैं। तो अगर 5 मिनट पहले इस पे थोड़ी बात हो जाए, फिर मुझे भी एक आइडिया हो जाएगा कि ऑडियंस में कौन कौन है और फिर उसी हिसाब से मैं आगे बोलूँ। नितेश जी, आलोक जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग मैम। जी हेलो। आलोक, आपने हैंड रेज किया है, कहाँ से हैं बता दें। गुड मॉर्निंग मैम एंड मैं आलोक कुमार, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में 5th ईयर BBA LLB ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, लखनऊ से। जी जी। हेलो मैम। जी नमस्कार। मैं सूरज देवड़ा और जोधपुर सेशन कोर्ट से प्रैक्टिस करती हूँ। जी जी जी। और कोई 33 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो अगर कोई और बताना चाहे तो। हेलो मैम, मैं नितेश जिनवाल। जी नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं उज्जैन कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं यवतमाल महाराष्ट्र से अमित सरोदे, जी अभी नया एडवोकेट हूँ। थैंक यू। जी। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं झांसी यूपी झांसी यूपी में प्रैक्टिस करता हूँ। जी जी ठीक है। तो तो मुझे जैसे पहले भी तानिया जी ने बताया था कि ज्यादातर लोग प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और कुछ सालों से या कई सालों से शायद प्रैक्टिस कर रहे हों। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं ग्रुप में और ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा अपने बारे में या अपनी प्रैक्टिस के बारे में बता देती हूँ शुरू में, और फिर मेरी जो एक्सपीरियंसेस रही हैं, मेरे कुछ केसेस की एक्सपीरियंस मैं थोड़ा शेयर करूंगी। मैंने सन 2005 में वकालत शुरू की थी यहाँ दिल्ली में, और जब मैं स्टूडेंट थी तो नुपुर जी के साथ इंटर्नशिप भी की थी। लवली साई चंदू, थैंक यू, लवली टू मीट यू। तो और उस समय जब मैंने 2005 में वकालत शुरू की,
तो यहाँ दिल्ली में 30,000 कोर्ट हैं, जहाँ ज्यादा उस समय सारी क्रिमिनल कोर्ट 30,000 में ही होती थी। तो मैंने वहां से शुरू की, फिर कुछ सालों बाद हाई कोर्ट शिफ्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट हुए, और अब इस साल 2025 में मुझे 20 साल हो जाएंगे, जो मुझे खुद यकीन नहीं आता, सिर्फ बाल थोड़े सफेद हो गए। और पिछले साल नवंबर में मैं हाई कोर्ट से सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट हुई हूँ। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में ट्रायल कोर्ट भी किया है, हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस किया है, सुप्रीम कोर्ट में भी किया है। मैं AOR तो कभी नहीं रही, लेकिन ट्रायल से लेके सुप्रीम कोर्ट तक के मैटर हमने किए हैं और देखे हैं, और इन्हीं कुछ मैटर्स को लेके मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ या आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी। साथ में मेरी शैवी भी हैं, शैवी शुक्ला, जो कुछ महीनों से मेरे साथ हैं एडवोकेट। उन्होंने इस प्रेजेंटेशन को मेरे साथ तैयार किया, और ये भी मेरे साथ जुड़ी भी हैं एज एन एडवोकेट, सो मे बी लेटर यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आल्सो। तो सबसे पहले मैंने एक केस चुना जो आपके साथ शेयर करूंगी। एक ये क्लाइंट जो थे, और इनका रिपोर्टेड जजमेंट भी है, डॉक्टर सर्वेश भट्टाचार्य जी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, GNCT दिल्ली। ये आए थे मेरे पास 2012 में बेल के लिए। बेल के 2-3 मैटर लगे थे इनके खिलाफ 3 FIR दर्ज हुए थे PC एक्ट में, और उसके बाद अब जाके 2025 में इनके सारी लिटिगेशन खत्म हुई। तो मैंने ये केस इसलिए चुना क्योंकि एक तो ये, जब मैंने 2011 में अपने सीनियर का ऑफिस छोड़ के अपनी प्रैक्टिस खुद शुरू की थी, तब ये क्लाइंट हमारे पास आए थे, और तब से अब तक ऑलमोस्ट 14-15 साल हो गए ये मेरे साथ रहे, और इनके अलग अलग केस थे जिनको हमें देखना पड़ा। तो पहली चीज ये है कि ऐसे क्लाइंट जब आते हैं तो इनकी सिर्फ बेल या क्रिमिनल के इश्यूज नहीं होते हैं, इनका सर्विस में भी इनकी पेंशन रुकी हुई थी, तो इनके लिए कैट भी जाना पड़ा। और मैं आपको ये जो जर्नी रही इनके साथ, मैं वो थोड़ा शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि क्लाइंट जब आते हैं तो कभी कभी उनका एक ही मुद्दा सामने आता है, लेकिन उससे जुड़े हुए कई और भी इशू होते हैं जिनको भी एक एक करके डील करना पड़ता है। तो इनके लिए सबसे पहले तो हमने PC एक्ट में इनकी बेल करवाई थी, फिर सर्विस में फिर इनके FIR 4 FIR थे इनके, एक CBI का और 3 दिल्ली पुलिस के करप्शन के, ECB के, और फाइनली इनमें इनके लिए हम कैट भी गए थे, क्योंकि इनका पेंशन ग्रेचुटी वगैरह सारा 2012 से जब इनकी रिटायरमेंट हुई तब से रुका हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं इनके बारे में थोड़ा और इनका जो लिटिगेशन हुआ उसके बारे में थोड़ा शेयर करूंगी कि जब कोई आते हैं तो वो सिर्फ 1 महीने, 2 महीने, 3-4 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए नहीं रहते हैं आपके साथ, पर इनके लिए 14 साल में हमने ये लिटिगेशन पूरी प्लान की। फिर दूसरा, मैं लीगल एड का भी काम करती हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में। मैं 2 टर्म के लिए लीगल एड की वकील रही हूँ, सन 2013 से 2016 तक, और फिर दोबारा 2021 से 2014 तक। तो इन केसेस में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या चैलेंजेस रहे हैं, वो थोड़ा उस पे मैं थोड़ा बात करूंगी। और फाइनली ओवरऑल मेरा लिटिगेशन में क्या एक्सपीरियंस रहा है, अलग कोर्टों में कैसे पेश होना पड़ता है, कैसे मैटर को थोड़ा अलग नजरिए से देखना पड़ता है अगर आप ट्रायल कोर्ट में हैं, हाई कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, उस पे मैं थोड़ी चर्चा करूंगी। जैसे मैंने कहा, मैंने 2005 में वकालत शुरू की। मैंने दिल्ली में ही प्रैक्टिस शुरू किया, और पहले 2 साल मैंने दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, यहाँ 30,000 और पटियाला, उस समय सिर्फ 2-3 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे दिल्ली में, करकटुमा,
तीसहजारी और पटियाला हाउस। तो उन 3 कोर्ट हम रेगुलरली जाते थे और सारे क्रिमिनल के केस मैं देखती थी, चाहे 498A हो या स्पेशलाइज्ड एक्ट्स या 302 376 वगैरह, या स्पेशलाइज्ड एक्ट जैसे कि उस समय तीसहजारी में वाइल्ड लाइफ की कोर्ट थी, सीबीआई की कोर्टें थी, ईडी के तो इतने केस उस समय थे नहीं, पर क्रिमिनल में हम हर किस्म का केस लेते थे। और उसके बाद उन पहले 5 साल जब मैं अपने सीनियर के साथ थी, तो शुरू में जैसे मैंने कहा हम ट्रायल कोर्ट जाते थे, फिर धीरे धीरे जैसे हमारे सीनियर जिनके साथ मैं थी, श्री सिद्धार्थ लूथरा, उन जैसे वो हाई कोर्ट शिफ्ट हुए तो हम उनके साथ हाई कोर्ट जाने लगे, और फिर बाद में वो सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट हो गए तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाने लगे। तो मैंने जब मैं जूनियर रही तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं तीनों लेवल पे कोर्ट्स देखूं, स्ट्रैटेजी कैसे कैसे अपनाई जाती है वो देखूं, और जो आपकी पेशी में, आपकी बहस में क्या फर्क आना चाहिए तीनों कोर्ट में, वो भी देखूं। और मैं इस वजह से भी आज इसके बारे में थोड़ी बात करूंगी, क्योंकि जब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मैटर शुरू हुए हैं, आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लगभग सारी कोर्ट बहस सुन रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मैटर सुने जा रहे हैं। मैंने लखनऊ बेंच में, इलाहाबाद बेंच के सामने भी मैं पेश हुई हूँ, तेलंगाना में, कलकत्ते में, बम्बई, गोवा बेंच। तो ये एक आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मौका वकीलों के लिए है, और खास करके जूनियर जो आज के दिन में, जैसे कोई यहाँ 5th ईयर के स्टूडेंट हैं, तो उनको मैं जरूर कहूंगी कि आप जब आगे के सालों में अपनी प्रैक्टिस के बारे में सोचें तो इसको भी आप माइंड में रखें कि आज के दिन में आप अपने जो लोकल कोर्ट्स हैं वहां तक जरूरी नहीं है कि आप सीमित रहें। आज के दिन में बहुत सारे लोग हैं जो हाई कोर्ट से या जिले से सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हो रहे हैं, अच्छी रिलीफ ले रहे हैं, क्योंकि आपको मैटर के बारे में पूरा पता है। और जहां तक फाइलिंग की बात है उन कोर्टों में, तो सुप्रीम कोर्ट में एओआर के थ्रू फाइलिंग होती है, और कई एओआर हैं जो अब दिल्ली छोड़ के अपने अपने हाई कोर्ट से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हाई कोर्ट से ही एओआर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि कई सारे सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर अब हाई कोर्ट से या जिले से बहस होते हैं, और बहुत बढ़िया चीज है, और आने वाले समय में ये बढ़ता ही जाएगा। ये जो ट्रेंड है ये वापस तो होगा नहीं। तो मैं सबसे ये भी, मैं इसीलिए अपने सुप्रीम कोर्ट की एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करूंगी, क्योंकि आज के दिन में ये कोर्ट यहाँ से या ट्रायल कोर्ट से मैटर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना सबके हाथ में है मेरे हिसाब से। तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहला केस मैं जिसका जिक्र करूंगी, ये एक डॉक्टर सर्वेश भट्टाचार्य जी वर्सेस JNCTT दिल्ली हाई कोर्ट की रिपोर्टर जजमेंट है। और ये क्लाइंट भी बहुत इतने सालों में माने अंकल आंटी ही कहते हैं, हम इनको बहुत क्लोज भी हो गए, क्योंकि उन्होंने मुझे वकालत में बढ़ते हुए देखा। जब ये आए मेरे पास सन 2011 में, मैंने उसी समय अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू की थी और नया दफ्तर अपना स्थापित किया था। और उस समय 2011 में, मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं, ये अस्पताल में CMO थे, और वहां इनकी जब प्रमोशन रुक गई, सस्पेंड हो गए, तो ये कैट गए। कैट ने इनकी सस्पेंशन जो है सेट असाइड कर दी, पर अस्पताल ने उनको उस समय रीइंस्टेट जब नहीं किया तो ये कंटेम्प्ट में वापस कैट गए। जैसे कंटेम्प्ट में गए, इन पर एक के बाद एक 3 FIR दर्ज हुए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। दिल्ली पुलिस में एक सेल है, एंटी करप्शन ब्यूरो, ACB जो कहलाता है। तो FIR नंबर 1 सन 2012, FIR नंबर 2 सन 2012, ये दोनों एक के बाद एक चंद दिनों का फर्क था इनमें, इन पे लागू हो गए। जब ये अरेस्ट हुए तब उस समय हमारे पास आए, सबसे पहले तो हमने इनके लिए बेल लगाई।
पहले तो रेगुलर बेल लगी इनकी, और ये कुछ महीने तो लगे इनको बेल दिलवाने में। उस दौरान ये रिटायर हो गए। तो जब रिटायर हुए तब इन पे सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स जो हैं, CCS रूल्स, ये लागू थे। और इन्होंने क्योंकि ये जीत चुके थे कैट से, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो दिल्ली में बैठता है, कैट से जीत चुके थे, तो सरकार उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट में इवेंचुअली ये कैट का जो फैसला था वो इनफ्रक्चुअस हो गया, क्योंकि ये रिटायर हो चुके थे, उस समय तक सुपर एन्युएट हो चुके थे, माने कि रेगुलर कोर्स में रिटायर हो चुके थे। लेकिन रिटायर होने पर इनको ना ग्रेचुटी मिला, पेंशन जो मिली वो प्रोविजनल पेंशन मिली, और लीव एनकैशमेंट जो सरकारी अफसर का हक होता है, क्योंकि वो तो वो सैलरी है जो आपने छुट्टी नहीं ली उसके लिए आपको सैलरी दी जा रही है, वो सब उनको नहीं हुआ, क्योंकि सरकार का कहना ये था कि आप जब रिटायर हुए उस समय आप सस्पेंडेड थे। तो जब शुरू में ये आए तो सबसे पहले तो हमने इनकी बेल लगाई, और हमारा ऑब्वियसली अगर क्लाइंट आपका जेल में है तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी यही है कि वो बाहर आए, उनकी बेल हो। ट्रायल कोर्ट से इनकी बेल मना हो गई, हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से इनकी बेल हुई, और फिर क्योंकि इन पर FIR लगते गए उस समय, तो हमने इनके लिए एंटिसिपेटरी बेल भी लगाई। ये रिटायर होने के बाद कलकत्ते वापस चले गए जहां से वो थे, और जब जब उनको बुलाया गया तब हमने एंटिसिपेटरी बेल लगाई। इन पे कुल 3 FIR लगे दिल्ली पुलिस के, और जैसे मैंने कहा एक CBI का भी FIR दर्ज हुआ इनके खिलाफ। तो इसमें ये जब आए तो हमारी पहली प्रायोरिटी जैसे मैंने कहा बेल थी, और उसके बाद कि ये दोबारा अरेस्ट ना हो, उनकी एंटिसिपेटरी बेल इनको मिल जाए। पर शुरू से जब डॉक्टर साहब हमारे पास आए वो चाह रहे थे कि ये FIR इनके खिलाफ जो दर्ज हुए वो क्वॉश हो और हम हाई कोर्ट जाएं। उस समय CRPC IPC वगैरह थे, तो 482 में क्वॉशिंग के लिए जाएं। और मेरा तजुर्बा ये रहा है कि जब आप क्वॉशिंग ऑफ FIR के लिए जाएं तो तुरंत पुलिस आप पे चार्जशीट अगर तब तक नहीं भी फाइल हुई है तो लगा दे। तो इसमें मैंने 10 साल तक इनको मना किया FIR की क्वॉशिंग लगाने से। इन पे चार्जशीट भी नहीं फाइल हुई, और इस केस में ये भी बात थी कि इन पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कभी नहीं लगी। तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, कभी कभी हम सिर्फ एक नजरिए से उनको देखते हैं, खास करके जो अगर हम केवल क्रिमिनल का काम करते हैं या केवल सिविल का करते हैं, तो हम उनकी जो भी प्रॉब्लम लेके वो आए हैं हम सिर्फ उस नजरिए से देखते हैं कि अच्छा इनकी मैंने क्रिमिनल किया था, क्रिमिनल इनका अरेस्ट ना हो या दोबारा अरेस्ट ना हो, पहले इनकी बेल हो वगैरह। और क्योंकि सरकारी अफसर थे तो इनके कई और भी प्रॉब्लम थे अरेस्ट के बाद, जैसे कि ये सस्पेंड थे, इनको ग्रेचुटी नहीं मिली, पेंशन नहीं मिली वगैरह। तो क्लाइंट की पूरी समस्या का हल निकालने के लिए असल में आपको उन सारे एरियाज में भी देखना पड़ता है। और इसलिए जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की तो मैंने ये भी सोचा कि इस समय तक मैंने इतने सालों मैंने 5-6 साल केवल क्रिमिनल का काम किया था, लेकिन अब जो भी मैटर आएंगे, क्लाइंट की जो भी मुसीबत होगी, उसके लिए जहां फाइल करना पड़े, जौन सा सब्जेक्ट एरिया हो, वो आपकी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि मैं करूं। ये नहीं होना चाहिए कि मैं सिविल नहीं करती हूँ, मैं क्रिमिनल नहीं करती हूँ, मैं सर्विस नहीं करती हूँ वगैरह, या मैंने पहले किया नहीं है इसीलिए मैं आगे कैसे करूंगी। मुझे हमेशा ये लगा है कि वकालत में जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति में फोन अ फ्रेंड ऑप्शन होता है, वो वकालत में भी फोन अ फ्रेंड ऑप्शन है आपके पास, आपको उसको अपनाना चाहिए।
अगर मैं सिविल में हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनको मैं आज तक फोन करती हूँ कि इसमें कैसे करना चाहिए, इसमें कैसे करना चाहिए, और धीरे धीरे हो ही जाता है। तो इनके लिए सबसे पहले बेल जब इनकी हो गई और ये घर आ गए वापस, तब ये कॉशिंग लगाना चाहते थे, पर सबसे पहले तो मैंने 10 साल इनको लगातार मना किया, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी यही रहा है, चार्जशीट इनकी फाइल हुई नहीं, तो 10 साल तक इनकी ना सीबीआई में कोई चार्जशीट फाइल हुई, आरसी पेंडिंग थी, ना दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ कोई चार्जशीट फाइल की। पर इन्होंने, और कई बार हमें ये लगता है कि जैसे क्लाइंट कह रहा है कि बेल लगा दो, और हम कितना मना करें, अगर हम नहीं फाइल करेंगे तो कोई और फाइल कर देगा, इसीलिए इसको कर ही दो। लेकिन इनके बारे में मैं ये मानूंगी, और मैंने बहुत अप्रिशिएट भी किया कि मैंने इनको मना किया, लेकिन ये कभी किसी और वकील के पास नहीं गए, कभी किसी और से राय नहीं ली। मैंने उनको कहा कि नहीं, ये समय ठीक नहीं है, आप अभी अगर कॉशिंग ऑफ एफआईआर लगाएंगे तो अगले दिन पुलिस आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देगी, और डिले के मुद्दे पर या चार्जशीट ना फाइल होने के मुद्दे पर आपका एफआईआर, वो कॉशिंग जो है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, तो वो रुके रहे। लेकिन क्योंकि इनका एफआईआर पेंडिंग था, तो इनकी ग्रेचुइटी, पेंशन, रिटायरल बेनिफिट्स के लिए विजिलेंस क्लियरेंस मिल नहीं रही थी, तो वो भी सब रुका हुआ था। पेंशन, इनको प्रोविजनल पेंशन मिल रही थी, लेकिन सारे बेनिफिट्स रुके थे। पर 10 साल तक हम रुके रहे, और फाइनली 2021 में हमने जाके कॉशिंग ऑफ एफआईआर हाईकोर्ट में लगाई। उस समय सीबीआई आई और उन्होंने कहा कि हमने इनको चार्जशीट नहीं किया, आरसी फाइल हुई थी इनके खिलाफ, लेकिन हमें कोई ऐसा बेसिस नहीं मिला कि इनको चार्जशीट किया जाए, तो वो मैटर तो वहां खत्म हो गया, पहला रिट जो हम लगाए थे फॉर कॉशिंग ऑफ एफआईआर। फिर बचे 3 दिल्ली पुलिस के एफआईआर। उसमें कई बार मैटर आया, दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट भी मंगवाई गई, उसमें पता चला कि इन्वेस्टिगेशन में किस समय क्या क्या हुआ था। लेकिन हमारे, जब तक हमने रिट फाइल नहीं की तब तक इनकी ड्राफ्ट चार्जशीट भी तैयार नहीं हुई थी। रिट फाइल होने के बाद ड्राफ्ट चार्जशीट फाइल हुई, वो यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशंस है उसमें गई, और फिर फाइनली 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये तीनों एफआईआर जो हैं वो क्वॉश कर दिए। हाईकोर्ट की होल्डिंग है कि फाइलिंग ऑफ एफआईआर इन दिस केस वाज अ काउंटर ब्लास्ट, क्योंकि उनको कैट से रिलीफ मिल चुकी थी सस्पेंशन के खिलाफ, तो उसके काउंटर ब्लास्ट में ये एफआईआर दर्ज हुए। और डिले के कारण, क्योंकि 10 साल से एफआईआर पेंडिंग था, और उस समय क्योंकि 2022 में शायद जाके ये क्वॉश हुआ फाइनली, या 23 में, तो 12 साल हो गए थे एफआईआर को, चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी, और उन्होंने क्वॉश कर दिया। हालांकि क्वॉशिंग इस ग्राउंड पे कि इन्वेस्टिगेशन में डिले है, वो कुछ मैटर में हुई है, कुछ जजमेंट है आपके फेवर में, कुछ खिलाफ है, राइट टू स्पीडी ट्रायल है, पर उस बेसिस पे क्वॉशिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस इशू पर दोनों साइड जजमेंट है, पर इस केस में क्वॉश हो गया। और फिर हम कुछ समय तक रुके कि इस फैसले के खिलाफ एसएलपी फाइल ना हो जाए, लेकिन एसएलपी आज तक, अब 3 साल हो गए, अभी तक कोई एसएलपी इस क्वॉशिंग की जजमेंट के खिलाफ फाइल नहीं हुई। कुछ समय तक हमने सुप्रीम कोर्ट में केविएट भी लगाया, केविएट जब तक चालू था तब तक कोई एसएलपी लगी नहीं थी, तो ये क्वॉशिंग फाइनल हो गई, और ये पहला स्टेज जो था लिटिगेशन का वो खत्म हुआ। अब राउंड 2, क्योंकि क्वॉशिंग तो हो गई थी, एफआईआर तो खत्म हो गए, लेकिन मेरी क्लाइंट की जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनकी ना ग्रेचुइटी मिली, ना उनको पेंशन मिली, और उनकी एक रेपुटेशन पे धब्बा लगा, वो अलग। तो अगले राउंड में फिर हम गए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब
क्योंकि हम दिल्ली में हैं, सारी कोर्ट माने मैं खुद इन सारी कोर्ट में पेश होती हूँ, लेकिन मेरा मानना यही है कि आपको माइंड में रखना पड़ता है कि जैसे मैंने क्रिमिनल का केस किया, उसका सिविल पे क्या असर होगा, उसका सर्विस लॉ में क्या असर होगा वगैरह। तो कैट हम गए इनकी ग्रेचुइटी मांगने, लीव एंड कैशमेंट मांगे, और सबसे बड़ा मुद्दा था इंटरेस्ट। क्योंकि जब तक हमने कैट में फाइल किया तो 2023 या 24 में केस लगाया होगा हमने। इनकी रिटायरमेंट थी सन 2011 की। तो एक तो लिमिटेशन का इशू था कि आप 12 साल बाद आए हैं रिटायरल बेनिफिट्स मांगने, पहली चीज। और दूसरी चीज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट सबसे बड़ा इशू हुआ, क्योंकि एक तो 12 साल में इंटरेस्ट आपका क्योंकि जीपीएफ रेट पे कैलकुलेट होगा, तो आपका इंटरेस्ट जितनी आपकी ग्रेचुइटी या लीव एनकैशमेंट थी, ऑलमोस्ट लगभग उतना ही उनपे इंटरेस्ट लग चुका था जीपीएफ रेट पे, जो 2011 में 8 या 8.5% हुआ करता था, या शायद 9%। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, इनके खिलाफ कभी डीई नहीं लगी, जो हमारे फेवर में बहुत बड़ा पॉइंट था, और इंटरेस्ट कंपोनेंट बढ़ता गया था। लेकिन लिमिटेशन, तो जो दो इशू आए, एक तो लिमिटेशन का आया। लिमिटेशन का हल ये था कि पेंशन जो है वो कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन माना जाता है, कि हर महीने नया कॉज ऑफ एक्शन आपका खड़ा है। और जहां तक इंटरेस्ट की बात थी, इसमें जो इशू ये उठा कि जब इंटरेस्ट लगता है, बिकॉज इट इज लाइक अ पेनल्टी ऑन द गवर्नमेंट, तो सवाल ये है कि अब किसकी गलती थी कि उस समय डिसबर्स नहीं हुआ तो आज के दिन में इतना इंटरेस्ट लग गया। तो अब उस अफसर के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। तो हालांकि उस समय के 2011 के तो कई सरकारी अफसर रिटायर भी हो चुके होंगे, लेकिन जो आदमी आज के दिन में उस कुर्सी में है उसको देखना है और खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे बड़ा इशू जो आया वो प्रैक्टिकल बात जो थी, ग्रेचुइटी तो सरकार कब देती है आपके एज ए ग्रेटफुलनेस, कि वो ग्रेटफुल है आपके सर्विस के लिए। तो वो अगर आप कन्विक्ट हुए या आप डीई में आपकी कन्विक्शन हुई, तो मिले ना मिले वो एक इशू है, पर यहाँ ना तो डीई थी ना कन्विक्शन थी, एफआईआर भी क्वॉश हो गए थे। लीव एनकैशमेंट तो आपका हक है, आपने काम किया, छुट्टी नहीं ली, तो आपको मिलना ही है। लेकिन इंटरेस्ट का मुद्दा, सबसे जो रेजिस्टेंस आई है इस केस में, वो इंटरेस्ट को लेके थी, क्योंकि जो भी उसको ओके करता, उनको पता था कि हम पे बाद में सवाल उठाया जाएगा कि ये इशू ऐसे क्यों उठा। बट फाइनली हमें इसकी जजमेंट मिल गई, हमें ग्रेचुइटी भी मिली इनके लिए, वो भी रिलीज हुई, लीव एनकैशमेंट के लिए भी जजमेंट मिली, और फाइनली इंटरेस्ट भी अलाउ हुआ फ्रॉम द डेट ऑफ आई थिंक रिटायरमेंट। तो 2012 मार्च में ये रिटायर हुए थे, और ये भी कैट की जजमेंट है कि तीनों रिलीफ हमें मिल गई और इंटरेस्ट भी अलाउ हुआ। अब तीसरा राउंड इनका जो फाइनली 2023, 24 और 25 में जाके फाइनली रिजॉल्व हुआ, वो कंटेम्प्ट का था, क्योंकि अब एफआईआर भी क्वॉश हो गए, इनकी कैट से रिटायरल बेनिफिट्स भी अलाउ हो गई, और कैट ने उस समय कहा या 3 या 6 महीने में ये रिलीज हो जानी चाहिए, लेकिन वो समय निकल गया और इनको 1 रुपया ना मिला। तो तब जाके हमने कंटेम्प्ट भी लगाई। लेकिन इसमें क्योंकि मैंने सर्विस के कुछ केस किए, पर मैं ऐसे नहीं है कि मैंने केवल सर्विस का किया या मैं स्पेशलिस्ट हूँ सर्विस में। तो कभी कभी जब आप ढले होते हैं एक प्रैक्टिस में, तो आपको पता है कि ये होता है, ये नहीं होता है, ये प्रैक्टिस है, ये रिवाज नहीं है, और हम इस लाइन पे जाएंगे ना। लेकिन जब कोई बाहर से आता है, कोई नए नजरिए से देखता है, आपने एक स्टैट्यूट पढ़ी और आपको लगा कि इसमें ये रेमेडी भी है, तो हम ट्राई कर लेते हैं। तो हमने, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल
एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स है, हमने एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पहले डाली, लेकिन कोर्ट ने उस पे नोटिस भी इशू नहीं किया। साथ साथ हमने कंटेम्प्ट लगाया, कंटेम्प्ट में नोटिस हुआ और कुछ साल, सवा साल बाद उनको पहले ग्रेच्युटी मिली, लीव एनकैशमेंट मिली, और लास्ट में जाके इनकी इंटरेस्ट मिली। और लगातार जब हम कैट में गए पहली बार और कंटेम्प्ट में भी सरकार आके ये कहती कि आपका जो विजिलेंस क्लियरेंस है वो नहीं हुआ है। तो अब एफआईआर तो आपके खत्म हो गए, तो किस बात का विजिलेंस क्लियरेंस आप होल्ड किए हैं? उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए थी। तो उसमें हमारा जवाब था कि भाई होनी चाहिए थी, लिमिटेशन है सीसीएस रूल्स में 4 साल का, कि आपके रिटायरमेंट के 4 साल में जो भी लगना है लग जाना चाहिए। अगर आपको डी इनिशिएट करनी है आप कीजिए जरूर, लेकिन आज के दिन में तो कोई डी नहीं है, तो वो क्लियर हो जाना चाहिए जो भी पेमेंट हमारी है। और कैट के ऑर्डर के बावजूद यही बहस कैट में होती रही, कंटेम्प्ट में भी। पर फाइनली, और मेरी डॉक्टर साहब को राय भी यही थी कि देखिए आपको लास्ट में जाके अपने सारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा। तो आखिर में जाके इनको सब कुछ मिल गया और कंटेम्प्ट हमने विथड्रॉ किया। लेकिन ये सारे केस जो थे ये सन 2012 से लेके फाइनली 2025 में जाके खत्म हुआ। 14 साल लग गए। तो देखिए क्लाइंट भी बड़े पेशेंट रहे। जब हमने कहा कि इस समय फाइल ना करें, उन्होंने हमारी बात भी मान ली। घबराए हुए भी थे, परेशान भी थे, उनके पैसे नहीं आए, ये भी इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन धीरे धीरे एक एक प्रॉब्लम को खत्म करके, और फिर फाइनली जो क्रिमिनल का इशू था वो भी, और सर्विस का इशू वो भी सारा जाके निपट गया। इसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी थी कि ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट इस मैटर में कभी अपील में गई, ना एसएलपी लगा हाईकोर्ट की जजमेंट के खिलाफ, ना अभी तक कैट के जजमेंट के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स हुई, और अब तो कंटेम्प्ट भी खत्म हो गया और पैसे इनको मिल गए। तो ये केस एक ऐसा है जिसमें एक तो मुझे क्लाइंट की जो इश्यूज रही उन सारों के बारे में सोचना पड़ा। हालांकि मेरा पहला शुरू में एक्सपीरियंस मैंने सिर्फ 5-6 साल प्योरली क्रिमिनल ही किया था। दूसरा, मैं ये भी समझी कि हम जब मैटर प्लान करते हैं या किसी भी मैटर में हमारी स्ट्रैटेजी होती है, तो हमें बड़े लंबे समय तक सोचना पड़ता है। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि क्लाइंट को ये साल, सवा साल, 1.5 साल में जो भी इनकी सारी प्रॉब्लम है वो इनका हल हो जाएगा। हमें पता है कि वकालत में टाइम लगती है, किसी भी केस में समय लगता है, कभी कभी किसी रिलीफ के लिए वो सही समय नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपका बेल अगर रिजेक्ट हो गया तो 3-4 महीने बाद वही जज आपको उसी इशू पे, जब तक कोई चेंज ऑफ सर्कमस्टांस नहीं है, हालात में कोई बदलाव नहीं आए हैं, आपको दोबारा बेल नहीं मिलेगी। जबकि क्लाइंट आपको कहते जाएंगे कि लगाइए 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 लगाइए। तो इसमें क्लाइंट को भी समझाना, सही समय पे सही रिलीफ फाइल करना, और फिर एक एक करके उनकी सारी प्रॉब्लम्स की हल निकालना। इस केस से मैंने ये सीखा। अब दूसरा जो मैं अपने कुछ केसेस के बारे में बात करूंगी वो है मेरे लीगल एड के केसेस। तो जैसे मैंने कहा, मैं 2013 से 16 और फिर 21 से 24 2 बार कुल 6 साल के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की लीगल सर्विसेज कमेटी से जुड़ी हुई थी। मैं उनके क्रिमिनल पैनल
में वकील थी और इस पैनल में हम केवल अपील देखते हैं, तो केवल हाई कोर्ट के काम देखते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा डॉक्टर भट्टाचार्य जी जो थे उनके लिए तो मैंने ट्रायल कोर्ट में भी बेल लगाई, उनका मैटर किया, फिर हाई कोर्ट भी गए, फिर कैट भी गए वगैरह, जहां सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग थी वो भी किया। तो एक तरह से मैं उनको सारे जो भी इश्यूज हैं जिस भी कोर्ट में वो हुए, मैं उनको एडवाइस दे के स्ट्रैटेजी बना के वो सारा कर सकती थी। लीगल एड में क्योंकि हमें मना किया जाता है कि आप उन क्लाइंट के लिए या लीगल एड क्लाइंट के लिए आप कहीं और पेश नहीं हो सकते हैं, आप उनका ट्रायल नहीं कर सकते हैं जब आप सरकारी वकील हैं लीगल एड के पैनल पे, और आप सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर नहीं ले जा सकते हैं वगैरह। तो यहाँ हम सिर्फ परोल फरलो वगैरह, फिर इनकी बेल जब लगती है हाई कोर्ट में, अपील जो फाइल होती है, इन किस्म के मैटर देखते हैं। और आप उनको राय जरूर दे सकते हैं कि आपके जो भी वकील हैं ट्रायल कोर्ट में, या आप ट्रायल कोर्ट में लीगल एड में चले जाएं, वहां से सरकारी वकील कर लें और मेरी बात करवा दें, मैं ये राय दूंगी, लेकिन आप वो मैटर खुद नहीं उठा सकते। तो इन केसेस में क्या मुद्दे आते हैं, क्या इश्यूज आते हैं और किस तरह के मैटर आते हैं, मैं उन पर जरा जिक्र करूं। तो सबसे पहले जब मैंने 2013 से 16 में ये मैटर किया, तो ज्यादातर 326, 324 इन ऑफेंसेस में केसेस आते थे। परोल के मैटर ज्यादा थे उस समय, और अपील्स में मैंने बहुत बहस की। 2021 से 24 जब मैं थी, तब मैं जो दिल्ली हाईकोर्ट में ये सीनियर पैनल कहलाता है, तो वहां 302 के केस, पॉक्सो के केस ये ज्यादा थे, और डीबी के सामने मैटर लगते थे ये। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन मैटर में सबसे पहला इशू जो आता है वो ये है कि आपके क्लाइंट जेल में ही हैं। तो और फिर उनसे बात करना, उनसे मीटिंग करना बहुत जरूरी होता है, उनके नजरिए से मैटर पूरा समझना और कहाँ इशू आ रही है। प्रैक्टिकल बात जो होती है वो यही है कि क्लाइंट को बेल चाहिए, उनको बाहर आना है, घर पे शादी ब्याह है, बच्चे के लिए कुछ करना है, स्कूल में भर्ती करना है, कोई घर पे बीमार है, इसलिए उनको बेल चाहिए। ये भी सवाल सबका होता है कि अपील की सुनवाई कब होगी वगैरह। तो इन मैटर में क्योंकि क्लाइंट जेल में है, उनसे मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ दिल्ली में तो इन्होंने अब वीसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू की है, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया। पर सबसे पहली जरूरी बात तो ये थी कि इनसे बात कैसे की जाए, इनके इंस्ट्रक्शंस कैसे लिए जाएं, और अगर उनसे नहीं तो इनके परिवार वालों से कैसे बात की। जो दिल्ली जैसे शहर में अक्सर जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके परिवार या तो यूपी में थे, बिहार में थे, या कुछ केस ऐसे थे कि मियाँ बीवी बच्चों को लेके तो दिल्ली आ गए, लेकिन अगर हस्बैंड जेल में है तो वाइफ यहाँ अकेली हैं, उनको जितना वो संभाल पा रही हैं, परिवार को भी संभालना है, फिर ये केस भी देखना है वगैरह, वो पर उनके साथ कोई है नहीं उनका मदद करने वाला। तो ये प्रैक्टिकल इशू जो थे इन केसेस में ये आता था। उदाहरण के तौर पे जैसे एक हमारा मैटर था जिसमें क्लाइंट जो थे पॉक्सो में कन्विक्ट हुए थे। तो एक तो पॉक्सो में बेल मिलना बड़ा मुश्किल था, और रेगुलर बेल तो ना के बराबर ही था। जैसे जज सुनते कि पॉक्सो है तो उसके आगे मेरिट्स पे कुछ भी बहस करना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन इनके
लड़के जो थे बहुत बीमार थे, उनका सरकारी अस्पताल से कम 6-8 साल से इलाज लिवर का चल रहा था। तो हमने इनके लिए बस 2 महीने पे, फिर 2 महीने के बाद बेल एक्सटेंड करवाई, 3 महीने की, 6 हफ्ते की, ऐसे करते 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 कोशिश करके 1.5 साल इनको बेल दिलवाई, जिसके बाद इनको कुछ समय तक वापस फिर जेल जाना पड़ा। और फिर जब जब लड़के की तबीयत खराब होती और उनको फिर उनसे इतना मिलती कि हमारे लिए बेल लगाइए, तो वो फाइल होता। लेकिन इन केसेस में मुश्किल ये भी आती है कि कम से कम जब ये जेल में है, तो यहाँ दिल्ली में तिहाड़ जेल, मांडोवी, इनमें आपको कुछ काम आप कर रहे हैं ताकि परिवार को आपकी कुछ इनकम बाद में मिल रही है। तो ये सज्जन भी जाते बाहर आते, और इस तरह हमने कोशिश की कि इनके लड़के की जो भी ट्रीटमेंट होनी है वो भी हो। लीगल एड में मैंने दूसरी चीज ये भी देखी है कि क्योंकि आपके क्लाइंट तो अंदर हैं, इनके परिवार वालों को भी विस्तार से और समय निकाल के समझाना होता है कि प्रोसेस क्या है। किस कोर्ट में, कभी कभी जैसे मैंने कहा, मैंने हाई कोर्ट से अगर बेल करवा ली, तब भी इनके बेल बॉन्ड जो हैं वो तो ट्रायल कोर्ट में ही लगने थे, जिस कोर्ट से कन्विक्शन हुई है वहीं लगने थे। तो ये सारे प्रोसेस उनको समझाना, बात करना, ये अगर बेल खारिज हो गई तो आपने क्लाइंट से तो मीटिंग कर ली, उनको समझा लिया, लेकिन उनके परिवार वालों को भी समझाना कि क्या क्या हुआ है, अगला कदम क्या लिया जा सकता है, इनके पास क्या ऑप्शन है, एक ये। और दूसरा ये भी कि कभी कभी जज के सामने भी ये पॉइंट रखना कि जैसे मान लीजिए वो बेल अगर दे रहे हैं, तो आपने बेल बॉन्ड अगर यहाँ दिल्ली में तो 10,000 20,000 नॉर्मल केस में हो भी जाते हैं, कि वो थोड़ा कम करें, क्योंकि इनके परिवार के लिए ये नामुमकिन है, ऐसे ही हो जाएगा जैसे इनको बेल नहीं मिली। तो फिर उसको कम करवाना। कुछ कंडीशन ये भी होते हैं कभी कभी कि आपका फोन चालू रहना चाहिए, तो पहले से परिवार से ये पूछ लेना कि भाई किसका फोन इस्तेमाल करेगा, और कौन सा नंबर है वो हमें पहले से मिल जाना चाहिए, और वो चालू रहना चाहिए फिर, कि अगर पुलिस उनको फोन करे तो आप उस नंबर पे कर सकें। तो इन केसेस में सबसे बड़ा फर्क यही था कि आपके सामने सिर्फ आपका क्लाइंट नहीं है, उनका पूरा परिवार है, और सबको समझाना, और उनकी भी अपनी समस्या होती है। अब उनकी कई केस में ऐसे था कि मियाँ अंदर है, उनकी वाइफ का फोन आया कि ऐसे ऐसी परेशानी है, क्या वो बेल लगा सकते हैं। फिर जो जेल में सरकारी इनका, हम तो हाईकोर्ट में बहस करते थे, पर जेल एक अलग पैनल है जिनमें जेल विजिटिंग वो जाते हैं, जेल विजिटिंग एडवोकेट, तो उनसे बात करके दरखास्त लगवाना, और ये सारा स्टेप ऐसे करना ताकि इन क्लाइंट के लिए आपको जो सबसे बड़ा इशू आता है बेल का, उनको बेल मिल सके। तो आखिर में मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहती हूँ, और उसके बाद अगर कोई जो भी सवाल पूछना चाहें तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले ये कि मैंने क्योंकि मुझे ये मौका मिला शुरू से कि मैं ट्रायल कोर्ट में भी पेश हुई, हाई कोर्ट में भी पेश हुई, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी गई। और आज के दिन में क्योंकि वीसी से ये काम बड़ा आसान हो गया है, तो मेरे मुताबिक हर वकील को ये एक तो माइंड में रखना पड़ता है कि आप जब ट्रायल कर रहे हैं, आप नीचे से केस कैसा बना रहे हैं, और वो आगे जाके अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो सारे पॉइंट कवर हुए कि नहीं, सारे डिफेंस लिए जा चुके हैं कि नहीं वगैरह। पर आज के दिन में आप खुद हाई कोर्ट भी पेश हो सकते हैं वीसी से, ट्रायल को और सुप्रीम कोर्ट भी पेश हो सकते हैं।
मेरा तजुर्बा ये रहा है कि हर कोर्ट में जो कोर्ट क्राफ्ट होती है, जो पॉइंट चल जाते हैं, वो अलग होता है और फिर बहस करते समय इसको माइंड में रखना पड़ता है। तो जब मैं ट्रायल कोर्ट जाती हूँ या हाई कोर्ट जाती हूँ या सुप्रीम कोर्ट जाती हूँ, मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है कि हर कोर्ट में बहस करने का तरीका, जज को कन्विंस करने का तरीका, या उनके सामने कौन से पॉइंट सबसे अच्छे चलेंगे, वो हर कोर्ट में अलग होगा और ये याद रखना पड़ता है। ट्रायल कोर्ट में खास करके मैंने ये देखा है कि जब आप अपने सारे नोट बना के जाएं और एक कॉपी उसका जज साहब के लिए भी रख लें, आपने ये मेहनत की कि पुराने जो प्रेसिडेंट हैं, पुराने जो जजमेंट हैं, वो तो आप ले गए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट है वो भी आपने रख ली। तो यानी कि जैसे कभी कभी किसी पॉइंट पे बड़ी पुरानी जजमेंट, अभी हाल में हमने एक मैटर में ये पॉइंट था कि 411 में अगर आप कंप्लेनेंट हैं और आपकी एक्चुअल पोजेशन नहीं है, सिर्फ सिंबॉलिक पोजेशन है, तो अक्यूज के खिलाफ ऑफेंस बनेगी कि नहीं। इसमें हमारे साथ एक वकील है सृष्टि, उन्होंने 1924 की जजमेंट निकाली और हमें पढ़ने में भी बड़ा अच्छा लगा और जज साहब को सुनने में भी बड़ा अच्छा लगा। तो ये ऐसी या तो बड़ी पुरानी जजमेंट या सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट उस पॉइंट पे क्या जजमेंट है, ये अगर आप तैयार करके ले जाएं तो जजेस को भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उनको भी तैयारी करने का, एक एक पॉइंट पे रिसर्च करने का उनके पास तो समय है नहीं, तो उनका काम आसान हो गया, उन्होंने भी कुछ नया सीखा। इससे भी वकील उनकी नजर से कॉन्फिडेंट, कॉम्पिटेंट, ये सारा बढ़ जाता है। और आज के दिन में अब देखिए बार एंड बेंच है, लाइव लॉ है, इतने सारे वर्डिक्टम है, इतने सारे ऑनलाइन ऐप हैं या प्लेटफॉर्म है जिन पे नई केसेस ये सारे हमें पता चल जाते हैं। तो ये सारे रिसर्च करके जाना, मैं इन सब से मेरी अपनी प्रैक्टिस में मुझे बहुत फायदा हुआ है। दूसरा ये है कि ये याद रखना कि अक्सर हमें ये लगता है कि हेलो, अक्सर हमें ये लगता है या क्लाइंट को भी ये लगता है कि डिले जो है वो उससे केस का नुकसान हो रहा है, या वो चाहते हैं कि जितने जल्दी केस खत्म हो जाए वो बढ़िया रहेगा। लेकिन ऑफ कोर्स दैट इज ट्रू, लेकिन असल में वो क्लाइंट केस जीतना भी चाहता है। वो यही नहीं है कि उनको चाहिए कि जल्दी से केस खत्म हो जाए, वो ये भी चाहते हैं कि खत्म भी हो जाए और हम जीत भी जाए। कभी कभी समय बीत जाए उससे आपके केस का फायदा ही। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अडजर्नमेंट लें या डेट पे ना जाएं या बहस ना करें, लेकिन कुछ कुछ केसेस में रुकना और सही समय पर सही दरखास्त लगाना वो बहुत जरूरी है। प्रेमेच्योर प्लीडिंग से या प्रेमेच्योर प्रोसीडिंग से रिलीफ नहीं मिलेगी और क्लाइंट को ये समझाना भी बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि मैं सोचने की कोशिश करूं कि हाँ, आज के दिन में जब मैं ट्रायल कर रही हूँ तब तो मुझे ये पॉइंट रखने हैं, लेकिन कल जब ये केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां तक जाएगा ही, या तो हम ले जाएंगे या दूसरी साइड ले जाएगी, या हम कोशिश तो करें अगर जरूरी पड़े तो हम उस पॉइंट में वो उस केस में वो पॉइंट हो, वो मुद्दे उठाए हुए हों जो हम ले जा सकें, और वो सारे पॉइंट ट्रायल कोर्ट में हम उसी समय ले जाएं, चाहे वो उस समय चले या ना चले। दूसरी चीज ये है कि आज के दिन में एआई जो है, चैट जीपीटी हो गया, आज अब कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म हैं जो, जैसे पहले इंडियन कानून जिसपे कई सारी जजमेंट मिल जाती हैं। जब मैंने वकालत शुरू की थी
तो हमसे जो सीनियर वकील थे और हमें भी सिखाया गया कि एक आपका रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्टर में आपकी सारी जजमेंट नोट होनी चाहिए और अलग अलग इशू पे आप उसको डिवाइड करके, और मैंने कई सालों तक ऐसे रजिस्टर मेंटेन किए। इनफैक्ट आज के दिन में भी मेरे 2005 से लेकर आज तक की सारी डायरी, फिजिकल डायरी मेरे पास है। लेकिन अब ये सब खत्म ही हो गया है। अब आपका लीगल इंडियन कानून मान लीजिए, केस 9 मान लीजिए, ऑफ कोर्स ये एचसीसी ऑनलाइन, मनुपात्रा वगैरह तो है ही, कई सारी जजमेंट आपको बार एंड बेंच, लाइव लॉ वगैरह से मिल जाती है। आई डोंट थिंक शेवी ने कभी देखा भी होगा कि कोई वकील रजिस्टर मेंटेन करता हो। तो जैसे ये 20 साल में मैंने प्रोफेशन को बदलते हुए देखा है टेक्नोलॉजी के चलते, वैसे ही आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी बदलने वाला है। और ये एआई जो है, जैसे पहले चंद लोगों का फोन था और आज के दिन में हर आदमी की जेब में फोन है, वैसे एआई भी ऐसा होने वाला है कि हर वकील को इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए वो उनको सीखना चाहिए अगर हम वकालत में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे अब आज के दिन में ये मौका हम सबको मिला है कि हम कहीं से भी किसी भी कोर्ट में पेश हो सकते हैं, और कई कोर्ट आज ये अलाउ करती हैं और ये बस आगे बढ़ता जाएगा। आज के दिन में दिल्ली में और कुछ और शहरों में 138 के केसेस में डिजिटल कोर्ट शुरू हो गई है, डिजिटल एमएम कहलाते हैं वो, और वो डिजिटल ही ऑनलाइन ही सारा केस सुनते हैं। तो ये चीजें जो शुरू हुई हैं ये खत्म तो होने नहीं वाली है, इनफैक्ट ये ट्रेंड जो है ये बढ़ने ही वाला है। तो हम वकालत में, जैसे आज के दिन में जूनियर जो हैं उनको अच्छी तरह पता है कि ऑनलाइन रिसर्च कैसे करें। मैंने तो मेरी किताबें अभी भी हैं मेरे पास, जो मैंने 2005 में खरीदनी शुरू की थी और अभी भी मैंने रखी हैं। जैसे इफ यू जस्ट टर्न अराउंड यू कैन शो मी 2001 की एससीसी ईयरली डाइजेस्ट, ये अभी भी रखी है मेरे पास। लेकिन अब मैं इनको राय भी नहीं देती हूँ जूनियर्स को। ये देखिए 2010 से सुप्रीम कोर्ट ईयरली डाइजेस्ट मैंने अभी भी रखी नहीं है। लेकिन अब किताबें खरीदना या आपकी ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, रिसर्च भी ऑनलाइन मिल जाता है। तो उसी तरह एआई आने वाले जमाने में कई ऐसे काम कर देगा आपके लिए जो आज के दिन में आपको बहुत सारा समय लगवाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए बेल की दरखास्त ड्राफ्ट होनी है। अब हमारे सीनियर जब हमने शुरू की थी वकालत, तो वो डिक्टेशन देते थे, हम नोट्स उनका डिक्टेशन नोट करके हम टाइपिस्ट के पास जाते थे, टाइपिस्ट वो टाइप करके हमें देते थे। फिर जाके हम कंप्यूटर इस्तेमाल करने लगे। कंप्यूटर में आपका वो पुराना ड्राफ्ट सेव था, आपने उसको उठाया, थोड़ा ठाई किया, उसको क्लाइंट के पास डाले और वो नया बना लिया। आज के दिन में एआई में ऐसे सॉफ्टवेयर निकल रहे हैं कि आपने डाला कि मान लीजिए मुझे उज्जैन में बेल की दरखास्त डालनी है, और आपने अपने फैक्ट्स एंटर कर दिए और उन्होंने उज्जैन का फॉर्मेट लेके आपके लिए दरखास्त वो सॉफ्टवेयर ने बना दी। तो और फिर ऑफ कोर्स आपने उसको पढ़ा, उसको ठीक किया, अगर कुछ गलत है उसमें तो उसको ठीक किया, आपको तब भी उसको पढ़ के ठीक करना है। लेकिन ये आने वाले समय में और भी बढ़ने वाला है। तो ये दो चीजें, एक तो वर्चुअल कोर्ट और दूसरा एआई, इसको समझना, इसको सीखना ये वकीलों के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, मैं ये भी एक अपने एक्सपीरियंस से एडवाइस दूंगी कि शुरू में मैंने केवल फौजदारी की वकालत की और कई सालों केवल फौजदारी का काम किया। सिविल सर्विस वगैरह मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू होने के बाद किया, क्योंकि जो मुवक्किल आए उन सबके केस करने थे। लेकिन शुरू में बहुत मुश्किल हुई मुझे।
पर मैं सबसे ये कहूंगी कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि इस टाइप के केस हम नहीं करते हैं या हमसे होगा नहीं या इस कोर्ट में पेशी हमसे होगी नहीं वगैरह। वो जरूर कीजिए, अगर किसी से राय मांगनी है, किसी की मदद लेनी है, वो जरूर लीजिए, पर हिचकिए मत नया काम उठाने से। आखिर में मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे हम इंसान हैं, हम भी थके थके कोर्ट जाते हैं, घर से झगड़ के जाते हैं, कभी कभी 100% नहीं दे पाते हैं। वो जज जो आपके सामने बैठा है वो भी इंसान ही है, उनके भी दिन में 20, 30, 40, 50, 60 केस लगे हैं, और अगर हमें 1, 2, 3, 4, 10 केस तैयार करने में मुश्किल होती है तो सोचिए उनको दिन में इतने लोगों को संभालना, इतने केस संभालना उनको कितनी मुश्किल होती होगी। तो किसी भी कोर्ट में अगर हम ये सोच के चलें कि ये हमारे साथ, मैंने हमेशा कोशिश की है कि किसी भी मैटर में किसी नए कोर्ट में गए तो थोड़ी देर उस कोर्ट में बिता लूं। आज के दिन में तो ऑनलाइन कोर्ट से और भी आसान हो गया है, आपने 1-2 दिन पहले लॉग इन कर लिया और देख लिया कि वो जज साहब का रवैया कैसा है, किस तरह की कैसे बहस सुनना पसंद करते हैं, लंबे विस्तार से सुनते हैं या उनकी कोर्ट में 2-2 मिनट की बहस हुई और आगे मैटर बढ़ा वगैरह। तो थोड़ा जज को समझ के अपनी बहस करना, और ये याद रखना कि ये भी हमारे सामने जो हैं वो भी उन्हीं चीजों को झेल रहे हैं कभी कभी जो हम झेल रहे होंगे। उससे प्रैक्टिकल वे में बहुत फायदा हो सकता है। तो मैं आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगी, मैंने इस टॉक का नाम एडवेंचर्स इन लिटिगेशन क्यों रखा। इस साल मुझे 20 साल हो जाएंगे या हो गए, इनफैक्ट 10 अगस्त को मेरे 20 साल कंप्लीट हुए, और मैंने लिटिगेशन, मतलब मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि मैं वकील बनी। मुझे बहुत मजा आता है, मुझे शुरू से बहुत मजा आया है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे केस होते हैं, जैसे मैंने 377 का केस किया था समलैंगिकों के लिए, समलैंगिक समाज के लिए, जिसमें आप एक केस से कई करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। और फिर एक वो केस आता है जिसमें एक आदमी है, वो जेल में है, उसका बच्चा बीमार है और वो बाहर आने से उसके पूरे परिवार की जिंदगी में फर्क आया। आप वो केस भी कर सकते हो। तो वकालत मैंने बहुत एंजॉय किया है, मेरे लिए एडवेंचर ही रहा है। और जो जूनियर लॉयर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े हैं, वो आप इस ग्रुप में जो सीनियर्स हैं आप उनसे भी सुनोगे कि हाँ मुश्किलें आएंगी, परेशानियां जरूर आएंगी, कुछ दिन आप जीतोगे, कुछ दिन आप हार के जाओगे कोर्ट से, लेकिन ये मैदान मत छोड़िएगा, क्योंकि इसमें जो एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो आप समाज सेवा भी, लेकिन एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी, वो मैं कह सकती हूँ कि मुझे तो कहीं और किसी और फील्ड में नहीं मिली। और अब किसी के अगर सवाल हैं तो वो मैं करूंगी। थैंक यू सोनू जी। अब हम क्वेश्चंस देंगे, आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। एक बात तो मैं बोलना चाहूंगा। आपने अंतिम में जो बातें कही, वाकई मैं मानता हूँ कि लॉ और जर्नलिज्म ये दो फैकल्टीज ऐसे हैं जो सीरियस प्रोफेशन है। भले ही कुछ लोग आकर के इसे इंटरटेनमेंट का एक रास्ता बना दे, मगर ये वाकई बहुत कुछ सिखाता है। मैंने इस फील्ड में मैं भी जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ रहा, बिहार से हूँ, तो मैं वाकई बहुत सारी चीजों को देखता हूँ। और सबसे ज्यादा जब तब सुकून होता है जब आप एक आम इंसान का मदद करते नजर आते हैं। तो ये आपने बहुत बड़ी बातें समझाई, और ये लॉ किताब में बहुत सारी चीजें होती हैं लिखी हुई। मैं प्रेस लॉ को भी बात करूं तो प्रेस लॉ में बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, मगर लॉ जब आप फील्ड में काम करते हैं तो वहाँ एक व्यवहारिक लॉ होता है, वही काम आता है, और इसे समझना बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिल्पी जी, आप अनम्यूट करके आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्ते मैम, आई एम शिल्पी।
मैं राजस्थान से हूँ। यू एंड और जो भी कुछ पूछे, अगर अपनी कैमरा ऑन कर सकें तो जरूर कीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अगर हो सके, अगर कोई ना कर सके तो ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्ते मैम, मैं शिल्पी राजस्थान से। मैं LLB कर चुकी हूँ और मैं प्रैक्टिसिंग कर रही हूँ कोटा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। अभी मेरा जो मेन था, मैं साल भर से सिविल के अंदर प्रैक्टिस कर रही हूँ और आपका सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने काफी चीजों को इतना इजीली समझाया, क्योंकि जो मैं हूँ तो मैं भी एक जूनियर ही, बट अब ऐसा लगने लगा है कि शायद थोड़े टाइम बाद में मैं अपने आप को सीनियर के उसमें भी देख पाऊंगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से इस चीज को बताया। एक मैम, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मैं सिविल मैटर्स तो लेती ही हूँ, बट मैं जैसे सर्विस मैटर जो होंगे उसमें मैं अपनी पकड़ कैसे बनाऊं, क्योंकि ये मुझे थोड़ा अच्छा लगता है शुरू से, ये इन मुद्दों पे बात करना, इन चीजों को हल करना। तो उसके लिए मेरी क्या तैयारी होनी चाहिए? तो मैं ऐसे करूंगी, 2-3 सवाल ले लेते हैं और फिर मैं एक साथ 2-3 लोगों के सवाल जी जी जी। Tera Singh, you can unmute yourself. यू आर म्यूटेड। सो सॉरी, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ सवाल पूछने में। तो जो आपने उदाहरण दिए थे, एक चीज है कि लॉ क्या है और दूसरी चीज है कि लिटिगेशन स्ट्रैटेजी क्या है। तो मैं पूछना चाहती थी कि ये लिटिगेशन स्ट्रैटेजी और कोर्ट क्राफ्ट जो है वो कैसे सीखते हैं? क्या ऐसा है कि सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ हो जाता है, और या फिर 3-4 साल सीनियर के साथ स्ट्रैटेजी के बारे में हम सीखते हैं, या is it a situation where throughout your career you're learning strategy with every single case that you do? Our strategy is different? Or the second question, if I can just ask just one more thing, जब हम हमारे करियर में थोड़े अर्ली स्टेजेस में होते हैं, how do you convince clients when you yourself are a young lawyer and you're in your early stages, you may not be very experienced, how do you convince them that your advice is what they should be valuing? Yeah. एक जन और पूछ लें, फिर मैं इन सवालों का Okay. Alok Kumar ji, you can unmute yourself. Ma'am, hello. जी। I want to know about the role of advocate on record in Supreme Court. Like, what's the difference between senior advocate and advocate? ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आलोक जी के सवाल का जवाब दूंगी, क्योंकि इन्होंने थ्रू आउट अपना कैमरा ऑन रखा, तो इनका हक बनता है। क्योंकि जब आप बात कर रहे हो ना स्क्रीन में और किसी की शक्ल नहीं दिख रही है, आपको पता नहीं कि आप जो बोल रहे हो वो उनको कैसा लग रहा है, वो सुन रहे हैं, आप कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, उनको क्या समझ आ रहा है। सो थैंक यू आलोक जी, बिकॉज मैंने पूरा टॉक जो है ना आपको देख के इन वे आप ही के लिए फिर किया है। तो AOR का जो रोल है सुप्रीम कोर्ट में, AOR सुप्रीम, जैसे हम किसी भी कोर्ट में एडवोकेट जो हैं वो फाइल कर सकते हैं, वकालत आप लगा, किसी भी क्लाइंट के लिए आप वकील सनद लेने के बाद आप वकालतनामा फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में रूल्स के चलते इनके वकालतनामा फाइल करना सिर्फ AOR कर सकते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो कहलाते हैं। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की कुछ आपको इम्तिहान लिखना पड़ता है, उसके पहले एक रजिस्टर करना पड़ता है किसी और AOR के साथ जिनकी 10 साल की एक्सपीरियंस हो, 1 साल का प्रैक्टिस सर्टिफिकेट उनसे लेना पड़ता है, और आपकी कम से कम 4 साल की वकालत होनी चाहिए उस समय। AOR बनने के बाद उनके अपने अलग रूल हैं, उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, आज के दिन में तो ऑनलाइन फाइलिंग होती है, साल में उनको कुछ मिनिमम नंबर ऑफ केस फाइल करने पड़ते हैं, और दफ्तर जो है वो आपको दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के किसी कुछ रेडियस है जिसमें मेंटेन करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं कहूंगी, मैंने AOR का एग्जाम कभी नहीं लिखा। आज के दिन में बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारे लोग लिखते हैं और बहुत सारे बनते भी हैं। जब मैंने अपना दफ्तर खोला तब इतना कॉमन नहीं था, और हमारे सर्किल में मेरी एक दोस्त थी जो उसी साल बनी थी AOR, और मैंने इतने सालों सारे अपने केस जो भी SLP आया
मैंने उनके थ्रू फाइल किया। तो पहली चीज मैं ये कहूंगी कि AOR का एग्जाम अगर आप लिखना चाहें तो जरूर आगे उसकी जानकारी लीजिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आपको AOR होना चाहिए। अगर आपके सर्कल में या जानकारी में कोई AOR है तो उनके थ्रू फाइलिंग हो सकती है। सीनियर एडवोकेट बनने के बाद सबसे बड़ा फर्क जो मेरी प्रैक्टिस में ये आया है ये कि जब लोग आते हैं आपके पास तो केस में कुछ ना कुछ माने कठिनाई या तो लॉ पॉइंट को लेके या फैक्ट्स को लेके जरूर रहता है, और थोड़ी अलग तरीके माने लॉ पे फैक्ट्स पे आपको थोड़ी और मजबूत पकड़ लेके बहस करनी पड़ती है। और जैसे आप जानते हैं सीनियर वकालत नहीं फाइल कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट के लिए। आप सिर्फ कोर्ट में कोई वकील आपको एंगेज करे तब आप बहस कर सकते हैं। शिल्पी जी, आपका जो सवाल था ना, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मेरी पूरी करियर में ये प्रॉब्लम मुझे आई है कि नया सब्जेक्ट आया, कोई नया लॉ आया, उस पे मैटर आया है, अब इसको कैसे करें। जी, जैसे मैंने कहा, मैंने 5.5 साल जब मैं सीनियर के साथ थी मैंने सिर्फ क्रिमिनल का काम किया, और क्रिमिनल का काम मैंने हर कोर्ट में किया। मैंने बहुत अलग किस्म के मैटर किए, IPC मैटर किए, स्पेशल किए, लेकिन मैंने केवल क्रिमिनल का काम किया। और आज के दिन में मैं हर किस्म के मैटर करती हूँ। तो मैं अपने जूनियर से भी कहती हूँ कि मुझे तो नहीं आता, तुम्हें तो आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बॉस को तो आता है नहीं, तो तुम सीखो। तो नया मैटर जब आता है ना तो घबराहट भी रहती है, टेंशन भी रहती है। जैसे मान लीजिए कोई टैक्स का है या सर्विस का है, जो सारी बात कर रहा है वो तो सुबह शाम वही मैटर कर रहे हैं, उनको तो A to Z सारा पता है, और आप पहली बार वो फाइल पढ़ के गए हैं, वो बैराक पढ़ के, तो थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है। पर मैंने ये भी देखा है कि 3-4 मैटर आपने कर लिए उस एरिया में, फिर चौथे, 5वें, 6वें मैटर में आप आसान लगने लगता है। मैं ये करती हूँ कि सबसे पहले बैराक है, या जैसे CCS आपने सर्विस की बात, रूल्स आप जो Ma'am, your voice is breaking. Is it? Your voice is breaking. No, it's clear. शिल्पी जी, आपका नेटवर्क में कुछ इशू। Okay. आप पूरा बैराक पढ़ें, Yes. A to Z, सिर्फ अपना प्रोविजन ना पढ़ें कि ये 2 सेक्शन है, नहीं, A to Z पूरा पढ़ें, पहली चीज। दूसरी चीज, उस एरिया में जो कमेंट्री है, जो सबसे जानी मानी कमेंट्री है, उसको उठाइए और उसको मोटा मोटा पढ़ लीजिए। ये नहीं है कि आपको हर एक जजमेंट पढ़ना है, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इस एरिया में इश्यूज क्या होते हैं जी। और कमेंट्री में वो किसी ने अपना दिमाग आपके लिए लगा के वो सारे पॉइंट रख दिए। जैसे अगर मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लूं, 498A मान लीजिए जी, उसमें होना चाहिए, डाउरी का डिमांड, क्रुएल्टी होनी चाहिए वगैरह। तो क्रुएल्टी क्या है, क्रुएल्टी में क्या क्या कोर्ट ने कही है कि हाँ मानी, ये सारा किसी ने पहले से सोच के कमेंट्री में लिखा। तो मैंने यही कोशिश की कि जो पहले शुरू में, जैसे मान लीजिए सर्विस के मैटर आए या आए, नहीं किए थे, पहले मैं पूरा बैराक पढ़ूं, और दूसरा मैं डायरेक्ट SCC ऑनलाइन, इंडियन कानून, गूगल, इन पे ना जाऊं, मैं कोई बुक उठाऊं और वो बुक कम से कम ऊपर से पढ़ लूं, उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लूं, जो सेक्शन है जिसमें मेरा केस है उनको तो अच्छे से पढ़ूं, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया लेके चलूं।
और फिर ये भी आप कर सकते हैं कि जैसे अब आज के दिन में तो आप फोन पे भी कर सकते हैं बीसी, अगर उस कोर्ट में बीसी चालू है तो उसको फोन से देख लीजिए, वरना अगर जा सके एक आध दिन तो वहां जाके देख लें कि कोर्ट में कैसे मैटर आते हैं, जज का कैसा अप्रोच है, उस फील्ड में थिंकिंग क्या है। अब जैसे जो जज क्रिमिनल में रह चुके हैं उनको पता है कि एक तो पर्सनल लिबर्टी का मेन इशू है, दूसरा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जब आप प्रैक्टिस करते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और प्रोबेबिलिटी में बहुत फर्क होता है, हमारा एविडेंस समझने में, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या निकालना है, ये सब में प्रैक्टिस, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो मैंने हमेशा कोशिश की है, जब भी कोई नया मैटर आया हो वो करें। लेकिन सबसे बड़ी माने मैं ये कहूंगी कि किसी मैटर में ना हिचक नहीं होनी चाहिए, ये मन में नहीं रहना चाहिए कि मैंने पहले नहीं किया, मुझसे कैसे होगा, मुझे तो आता नहीं है, ये मैटर मैं कैसे करूंगी, इस कोर्ट में मैं कैसे पेश होंगी, इसको भूल जाइए। सब कोई सिखा सिखाया तो आया नहीं है, सभी ने करने से ही सीखा है और हम भी कर करके ही सीखे हैं। तो बैराक उठाइए, पढ़ना शुरू कीजिए मैटर। और हाँ, अगर कोई आपके सर्कल में हो, कोई दोस्त हो जो उन मैटर से परिचित हैं, तो उनकी राय, जहां जहां आपको राय लेनी है उनकी राय लेते लेते चलिए, ठीक है। लास्टली तायरा, आपने जो 2-3 सवाल कोर्ट क्राफ्ट पे, मैं ये कहूँ कि आप कोर्ट माने आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? I'm still a student. I'm a final year student. I'm from Bombay. Where are you studying? Symbiosis, Pune. तो पहले ये है कि अगेन वीसी आप अगर बहस सुनना चाहें आज के दिन में जो बड़े मैटर हैं, 370 कश्मीर का, सेम सेक्स मैरिज, ये टेल मी, अभी इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हुए हैं, हाँ, इलेक्शन कमीशन, ये दिल्ली गवर्नमेंट, इतने सारे मैटर हैं जो सारे यूट्यूब पे हैं, जो अभी भी आपको, माने आप बस उसको गूगल कीजिए और आपको मिल जाएंगे, तो वो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको जो टॉप वकील हैं आज के दिन में, आपको उन सब की बहस देखने को मिलेगी और उनके स्टाइल कैसे फर्क है, उनके स्टाइल अलग कैसे हैं, वो आप देख सकते हैं। और आपको क्या अपनाना है और क्या उसमें अपना लाना है, वो फिर तजुर्बे से ही आदमी सीखता है। इनफैक्ट बहुत सारी आपको किताबें ये मिले, इस पे भी मिलेंगी कि एडवोकेसी जो है, और अगर आप पुराने रोमन या ग्रीक टाइम में देखें तो जो वकीलों को थिएटर भी, एक्टिंग भी सिखाया जाता था। जब जिस जमाने में अरीना में बहस होती थी, तो वो आपको माने थ्रो योर वॉइस, आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, ये सब आर्ट ऑफ एडवोकेसी में सिखाया जाता था, जो आज के दिन में हम नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप कोर्ट क्राफ्ट सीखना चाहें तो जो मैटर यूट्यूब पे हैं उनको देखिए, अलग वकीलों को देखिए बहस करते हुए, और उससे आप सीख सकते हैं। स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, देखिए कुछ हद तक तो ये तजुर्बे की बात है, और हाँ, मैं तो ये मानती हूँ कि अगर अच्छे सीनियर आपको मिले तो 4-5 साल उनके, क्योंकि मैंने यही किया, तो मैं यही आगे एडवाइस दूंगी कि मुझे बहुत फायदा हुआ। हमारे सीनियर जो हैं आज के दिन भी मैं उन्हें गुरु ही मानती हूँ, और ये एक रिश्ता है जो चंद सालों का नहीं है, ये जिंदगी भर का है। तो सीनियर से माने आप उनके छत्र छाया में फिर सीख सकते हो। अगर आपसे कोई गलती हो तो आपके पीछे कोई है, पर सबका अपना अपना ना प्रोफेशन में
अपना अपना रास्ता निकालना पड़ता है। और लोगों से सीखने के भी जिंदगी भर अलग अलग मौके मिलते हैं। लास्टली ये कन्विंसिंग क्लाइंट्स, ये तो अभी आपको बहुत, माने 50-70 साल की उम्र तक अगर वकील काम कर सकता है तो आपको 50 साल तो ये करना ही है। अगर अभी तायरा यू आर अ स्टूडेंट, मैं तो यही कहूंगी कि स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करो, जितना पढ़ सको पढ़ो, जितना सीख सको सीखो, कोर्ट जाओ। और ये तो प्रॉब्लम आगे आने ही है, वो जैसे जैसे आप फील्ड में आओगे वैसे वैसे आप सीखते रहो। चलिए 10 मिनट और हैं, तो अगर एक आध और सवाल हो, we can answer that and then. सृष्टिका आपका सवाल। One more question in the chat box. So this- हमारा एक क्वेश्चन है। जी नमस्ते जी। जी मैं जामताड़ा झारखंड से हूँ और लगभग 3 साल से कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। सेंटर ऑफ सोशल जस्टिस से 2.5 साल से जुड़ी हुई हूँ और महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ। हमारा एक केस है जिसमें आर्गुमेंट कंप्लीट हो गया है, मर्डर का केस है और इसमें एक क्वेश्चन पूछना था कि रिटन आर्गुमेंट देनी जरूरी है क्या, क्योंकि उसमें हम मेडिकल पे स्ट्रांग आर्गुमेंट किए हैं। मेडिकल में सरकमस्टेंस जो होता है, मृत्यु का कारण जो होता है, कॉज ऑफ डेथ, वो क्लियर नहीं आया। तो इसमें हम लेकिन जो डॉक्टर जो एग्जामिन किया है बॉडी में, उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी है जैसे फेफड़ों वगैरह में ब्लड्स जमना, जो डायरेक्ट बता रहा है कि ये रीजन है दम घुटने की मृत्यु का। तो हम उस मेडिकल रिपोर्ट को गूगल एआई में सर्च करके मतलब एनालाइज किए, तो देखे कि ये सब रीजन आ रहा है। तो इसमें स्ट्रांग बहस किए, साथ में बहुत सारे जजमेंट भी पोस्ट किए हैं, वो जजमेंट हम दे चुके हैं। तो क्या रिटर्न देना जरूरी है? और एक चार्ट भी प्रिपेयर किए हैं, तो वो भी देना जरूरी है? रिटर्न दीजिए और देखिए रिकॉर्ड पे भी आए, और ऑर्डर में भी जब आप बहस कर रही हैं तो ऑर्डर में भी पाइए कि हमने रिटर्न सबमिशन अपने दिए हैं कि आज के दिन इस तारीख को ये हैंडओवर हुए हैं। क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए अपील में जाना हो तो ये सवाल पूछा जाता है कि आपने डिफेंस में लिया कि नहीं। एक्चुअली क्रिमिनल सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने ये विटनेस को पुट किया कि नहीं किया। तो डॉक्टर का क्रॉस किया, माने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील पे बहस कर रही हूँ, तो मुझसे पूछा जाएगा कि ठीक है ये सबमिशन में तो पॉइंट लिया गया, पहले तो ये ट्रायल में बहस हुई कि नहीं हुई, डॉक्टर को ये सवाल पुट किया गया कि नहीं किया, ये डिफेंस जो आपका है ये पुट हुआ कि चलिए वो तो क्रॉस में आया कि नहीं। फिर ये होगा कि आपने ट्रायल में ये बहस की कि नहीं की। तो ये दिखाने को कि जज उस पॉइंट को शायद ले ही ना। एक बार ये हुआ कि हमने, मुझे जैसे आप लोग देखिए, जो मुझे पुरानी जजमेंट साइड करने का बड़ा शौक है, तो हमने इस इशू पे कि माँ बाप अपने बच्चे की किडनैपिंग नहीं कर सकते। उन्होंने टाइप की कलकत्ते की 5 उसकी जजमेंट, और वो जब कोर्ट को, और जब पॉइंट का कोई जिक्र ही नहीं, वो माने कि जैसे मैंने वो पॉइंट उठाया ही, छेड़ा ही नहीं, तो आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। रिटन सबमिशन जाने चाहिए, मतलब ओरल में किए हैं वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे जजमेंट में आए या नहीं आए, इसलिए हमें रिटर्न दे देना चाहिए। जी तो मैम अभी ना मतलब आर्गुमेंट क्लोज हो चुका है, नेक्स्ट डेट पिछले डेट को, तो हम रिटर्न तो दे ही सकते हैं ना जजमेंट से पहले? हम हैंडओवर करना चाहते हैं। अच्छा, परमिशन से कर देते हैं, कल ही कर देते हैं, कंप्लीट हो चुका। पर अगर अभी तो रिजर्व फॉर जजमेंट होगा ना? जी जी। तो कब बहस हुई थी आप?
लास्ट डेट बहस हमारी कंप्लीट हो गई थी 23 ये ना कितना को था, अभी लास्ट डेट कोर्ट खुला था ना, हमारे दिमाग से निकल गया। 17 नहीं 17 तो भी आने वाला है। एक मिनट। चलिए जब भी था आप 13 मैम 13 उसके बाद तो कोर्ट ही बंद 13 अगस्त। हाँ, तो अभी तो हुआ है, तो आप जाके हाँ। मेंशन प्लीज आपको एक कॉपी दीजिए और जज से कह दीजिए कि हम रिटन सबमिशन लाना चाहते हैं। जी फाइल अगर कर ही देते रेडी करके आज। अगर जज मना कर रहे हैं तो एक फॉर्मल एप्लीकेशन लगा दीजिए, परमिशन टू फाइल रिटन सबमिशन। अच्छा क्या करते थे जब हम ट्रायल में थे, हमारा पन्नी ना बनी हुई रहती थी, इन द कोर्ट ऑफ ब्लैंक, इन द मैटर जगह छोड़ दी। हाँ और फिर माने कि वो दरखास्त की फॉर्मेट ना हम हाँ बना के रखते थे। अच्छा कि हाथ के हाथ अगर कुछ लिखना हो, खास करके अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं और जज नहीं वो पॉइंट नहीं सुन या ऑर्डर में नहीं आ रहा है, हाँ तो ताकि वो ऑर्डर में आए हम वो पहले अपना दरखास्त में लेके ही मेरा प्लास्टिक का फोल्डर था और जेबों में आपकी इरेजर, स्टेपलर छोटा साइज का, टैग हमारे पास भी होता है मैम, गम कैप्स। जी माने कि वो मैंने कोट हमें फिर टेबल पे आने की जरूरत नहीं हो, हम कोर्ट में ही तुरंत काम कर ले। टिकट ये सारी चीज कोट उतारा और मेरा पूरा दफ्तर उस एक काले कोट में है। तो आपको पर 13 तारीख को मैटर हुआ है, तो अगर आप रिटन सबमिशन डालना चाहें, देखिए जज का काम आसान ही हो जाता है ना। हाँ सबमिशन से जज का काम आसान हो जाता है, तो जरूर लें। ठीक है जी, अब एक आखिरी सवाल। We have one last question on the chat box. It says crimes against women की केस में डिफेंस स्ट्रेटजी क्या रहती है? हम क्योंकि महिलाओं की तरफ से लड़ते हैं तो उसको समझकर खुद कैसे स्ट्रेटजाइज करें? ओके और एक चंदू, हाउ शुड बी आवर कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन टू बी अपॉन डिसाइड ड्यू टू पर्सनल बायसेस। अच्छा सो तो देखिए मैं अच्छा क्राइम अगेंस्ट वुमेन जब हम कहते हैं तो बहुत सारी ऑफेंसेस आ जाती हैं इसमें ना। एक 376 मान लीजिए, 498A मान लीजिए, इनमें बहुत फर्क है। हाँ और क्या रहनी चाहिए इसमें, माने ये तो बहुत इस सवाल बहुत बड़ा सवाल हो गया कि डिफेंस स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। तो माने अगर हम 498A की बात करें बहुत फर्क पड़ेगा, मैट्रिमोनियल की बात करें बहुत फर्क पड़ेगा, कस्टडी हो गया वगैरह। और अगर हम 376, 354 इस पे जाएं, 304AB बहुत फर्क पड़ता है। तो आप किस तरह की ऑफेंसेस की बात कर रही हैं या क्या सवाल है लबोनी जी, अगर आप थोड़ा ऐड कर लें या बता ही दें बोल के। चलिए आखिरी सवाल जो है कि हाउ आर कॉन्फिडेंस टू अपीयर और मोटिवेशन बिफोर डिस्पाइट वी नो द जज मे नॉट ग्रांट रिलीफ ड्यू टू पर्सनल बायस। देखिए मैंने इस टॉक में मैंने 377 का बिल्कुल जिक्र नहीं किया, जो आईपीसी का 377 था, जो केस जो मैं लड़ी थी, जो जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया और वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। तो उसमें क्या हुआ कि 2013 में 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। और फिर 2013 में वो मैटर दोबारा
वो हाई कोर्ट की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड करके ऑफेंस वापस ले आई। और उस समय पर्सनली भी सदमा लगा और प्रोफेशनली भी सदमा लगा। हमें उसी कोर्ट में अगले दिन वापस भी जाना था, हारने के बाद मैटर थे, बहस करनी थी। और ये करियर में ना चंदू जी ये होता रहता है। आप एक है जज में, माने आपको आइडिया है कि जज का पर्सनल बायस है, आप शायद आपका केस खराब है, शायद आप कन्विंस नहीं कर पाए, शायद वो कन्विंस होने के मूड में नहीं थे, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन वकील होने के नाते मुझे लगता है कि हमें हमेशा ये कॉन्फिडेंस, ये ऑप्टिमिज्म रहनी चाहिए कि हाँ, हम कोर्ट जाएंगे, हम बहस करेंगे और हम जीत सकते हैं। और अगर आज हार भी गए तो उसी कोर्ट में वापस जाके कुछ समय बाद या दूसरी तरीके से, दूसरी स्ट्रैटेजी से वो इशू छेड़ के हम जीत सकते हैं। तो वकील को ऑप्टिमिस्ट रहना भी जरूरी है कि बदलाव हो सकता है और आपके काम से, आपकी मेहनत से, आपकी बहस से हालात बदल सकते हैं, आपकी अपनी जिंदगी बदल सकती है। तो ये कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन जो है ये आपको खुद में माने कि एक टोटली एक अलग भी इशू है कि वकील को अपना मानसिक स्वभाव कैसे बनाए रखना चाहिए। इतना प्रेशर का काम है, उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए, दैट इज अनदर डिस्कशन जिस पे मैं आज नहीं गई। लेकिन यू नो जस्टिस इज अ वेरी लॉन्ग फाइट, ये एक आध दिन का काम नहीं है। और इसमें आपको 5, 10, 15, 20 साल की नहीं सोच के 30, 40, 50 साल का सोचना पड़ता है। मैं तो यही कहूंगी कि ये कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन हर वकील में रहना माने ये इट्स एसेंशियल ऑफ लिटिगेशन। थैंक यू ऑल, और इस मौके के लिए बिग थैंक्स टू CSJ। थैंक यू वेरी मच। Thank you so Thank you, much, Arundhati ji, for insightful session and for sharing your adventure with us. आपने cases की जो उदाहरण लिए and you shared very important issues with us, such as effective strategy planning, anticipating situations, client sensitization. I think जो हमारे lawyers जो जुड़े हैं उनके लिए बहुत useful होगा. I would also like to thank all the participants and request you to join for our next session at 2 PM today itself with Advocate Kanmani ji. और हमारी सेशंस के साथ अपडेटेड रहने के लिए आप हमारा लिंक्डइन और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सृष्टिका एंड तान्या, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स सब जो आए, जिन जिन ने सवाल पूछे, जिन जिन ने कैमरा ऑन किया, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, नमस्कार।